अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की क्रिप्टो पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद है। आज हम सब के चेहरे जो है ना वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने 32 सालों के बाद ओलंपिक्स में अपना लोहा मनवाया है और गोल्ड मेडल जीता है। ये इतनी बड़ी न्यूज़ है। मुझे लगता है कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था जो हमने 1992 में जीता था वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। वजह क्या है कि कुछ नहीं है? क्योंकि क्रिकेट जो है वो तकरीबन अगर आप अंदाजा कर लें 15 से 20 ममालिक देखते होंगे, ठीक है। जबकि जो ओलंपिक्स है पूरी दुनिया इसको देखती है। और ओलंपिक्स के अंदर आना, रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान को, उसके बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आना विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने अरशद नदीम साहब को जो है 1 इथेरियम जो है वो गिफ्ट किया है। 1 इथेरियम की इस वक्त कीमत जो चल रही है तकरीबन $2700 चल रही है। जिस दिन हमने इसकी अनाउंसमेंट की थी उस दिन इथेरियम $2500 का था। तो कोई 2-3 दिन के अंदर अंदर इथेरियम $2700 पे पहुंचा है। तो हमारी ये जो क्रिप्टो की पॉडकास्ट होती है इसमें हम आपको यही बता रहे होते हैं कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट क्रिप्टो। तो क्रिप्टो क्यों जरूरी है इसका हम आपको बताते रहते हैं। बाकी एक और चीज देखने में आई है कि अरशद नदीम साहब अभी पाकिस्तान में नहीं पहुंचे हैं, तो काफी लोगों ने हमारी वीडियो देखने के बाद उन्होंने भी इनको गिफ्ट देना शुरू किया है। तो मुझे समझ नहीं आती कि किन किन लोगों ने क्या गिफ्ट दिए हैं। आप लोगों के पास कोई आइडिया है? हमारी टीम के बाकी मेंबर्स भी आज मौजूद हैं तो ये बताएंगे बाकी टीम्स वाले के बाकी अरशद नदीम को क्या क्या गिफ्ट मिल रहे हैं। एचके, क्या कौन क्या दे रहा है? जी काफी लोगों ने जो है वो गिफ्ट्स दिए हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग गिफ्ट्स अनाउंस कर रहे हैं वो साथ रिसीट्स भी दिखाए हैं ताकि लोगों को प्रूफ मिले कि जी बाकी गिफ्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो गिफ्ट्स तो काफी लोगों ने दिए हैं। आपने भी इथेरियम का अनाउंस किया था और आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक मजे का गिफ्ट जो है वो अभी सुनने में आया था, वो अली शेखानी जो अपने आप को बड़े एक मिलियनेयर कहते हैं, और उन्होंने, मैंने सुनने में आया कि एक ऑल्टो जो है वो अनाउंस की है गिफ्ट करने। तो मैं नीचे कमेंट्स पढ़ा था लोगों के, तो लोग कह रहे थे कि जी इसको थोड़ा डाउनग्रेड करके एक्सएलआई दे देते, ये बहुत मतलब कि हैवी जो है वो गाड़ी दे रहे हैं आप। तो तो इतना है कि ऑल्टो ऑल्टो की क्या प्राइस चल रही है पाकिस्तान में आजकल? मेरे ख्याल में कोई 22-25 लाख होगी शायद। अच्छा। शायद। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि ऑल्टो जो है उसमें अरशद नदीम साहब जिनकी हाइट जो है 6 फुट 2 इंचेस है और मेरी 5'9" है। तो मेरे से भी थोड़ा सा बड़ा इंसान ऑल्टो में बैठा हुआ कैसा लगेगा, जरा आप इमेजिन करें। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, आप लोग कर सकते हैं इमेजिन के नहीं? बस ऊपर की जो है वो छत कटवानी पड़ेगी और तो कुछ। छत कटवानी पड़ेगी। खैर, जोक्स अपार्ट, अच्छी बात है कि यार सारे लोग सामने आ रहे हैं। सुनने में आया कि अली जफर ने भी 10 लाख रुपए दे रहे हैं। अली जफर भी, मरियम नवाज शायद 10 करोड़ दे रही हैं। सिंध की गवर्नमेंट आई थिंक 3 या 4 करोड़ दे रही है। और हर कोई दे रहा है, कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों का दिल जो है ना, हम पाकिस्तानियों का दिल बड़े खुले दिल के मालिक हैं। हम जब खुश होते हैं ना तो खुशी में आके हम सब कुछ निछावर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी कौम की पहचान है। इसमें मसला ये है कि अब जिस बंदे को हम ये गिफ्ट देना चाह रहे हैं, अब उसके साथ साथ गवर्नमेंट आ गई है हमारे सामने और वो कह रही है कि भाई हमने इनको प्रमोट किया था। भाई आपने प्रमोट क्या किया था जब उसको जेवलिन की जरूरत थी नहीं? आपने उस वक्त उसको वो प्रोवाइड नहीं किया था। कितने अरसे से वो सपोर्ट मांग रहे, लोग सपोर्ट कर रहे थे। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो है इनसे कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल एक हॉट न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट 15 से 30% टैक्स लेना चाह रही है जो भी इनको इनाम की रकम मिलती है। तो भाई मैं तो तैयार नहीं हूं कि मैं इनको अगर इथेरियम दे रहा हूं तो मैं उसमें से टैक्स दूं गवर्नमेंट को, क्योंकि वो मैंने हलाल तरीके से पैसा बनाया हुआ है और मैंने पाकिस्तान में नहीं बनाया, और मैंने अमेरिका में बैठ के बनाया है। अगर मुझे टैक्स देना हुआ तो मैं किसी और तरीके से टैक्स दे दूंगा, लेकिन इस तरह से मैं अपने पैसे जाया नहीं होने दूंगा। और ये जो आपने बात की ना एचके के लोग रसीदें मांग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई रसीदें दिखाओ, तो भाई रसीदें हम तब दिखाएंगे ना जब अरशद भाई से हमारा राब्ता होगा और वो रिसीव करेंगे। अभी तो वो इतने ओवरवेल्म्ड है, हर दुनिया का बंदा उनको राब्ता कर रहा होगा, तो हमारा मैसेज शायद उनको ना पहुंच रहा हो। और अगर आप चाहते हैं तो प्रूफ के तौर पे मैं आपको स्क्रीन भी दिखा देता हूं कि मैंने उनसे राब्ता कैसे किया है। स्क्रीन मुझे बताएं सबको इस वक्त नजर आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, ये मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला है तो पहली पोस्ट आ गई रिपब्लिक की। ये नजर आ रही है आप सबको? जी जी जी। अच्छा, इसमें ये भाई हैं ये गौहर भाई हैं, हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं। इनको बल्कि एक मूवी थी जो आजकल लेटेस्ट आई थी, क्या नाम था उस मूवी का जिसमें फहद भी था, फवाद खान भी था, और उसमें बड़ा अच्छा इन्होंने रोल किया था। ये कह रहे हैं कि प्लीज शेयर रिसीट्स,
अरशद नदीम को जिसने पब्लिकली अनाउंसमेंट की है। तो भाई ये वीडियो है, मैं आपके सामने अपना इंस्टाग्राम खोला है, इसमें हम जाके सर्च करेंगे अरशद नदीम साहब को। ये हमने गए और ये पहला सर्च में आ रहे हैं अरशद नदीम। ये हमने यहाँ पे इनको खोला, ये अरशद नदीम साहब आपके सामने आ गए। ये हमने इनका मैसेज खोला और मैसेज में ये देखें हमने इनको विश किया हुआ है, अरशद भाई यू मेड अस प्राउड, आपके लिए 1 इथेरियम। उस वक्त इसकी प्राइस मैं बता रहा हूँ कि $2500 है जिस दिन मैंने मैसेज किया था। और ये थर्सडे का मैसेज नजर आ रहा है, जुमेरात का। आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज सैटरडे है, और 2500 अगर इन्होंने इथेरियम खरीदा होता या आप लोगों में से किसी ने इथेरियम खरीदा होता, तो हम देखना चाहते हैं कि 2 दिन में ये कहां से कहां तक पहुंचा इथेरियम। तो इसके लिए हम जाएंगे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और इथेरियम पे हम क्लिक करेंगे। और ये देखें 2500 उस दिन था जुमेरात और आज 2600 पे आया हुआ है। अगर हम 7 डेज में जाते हैं तो 7 डेज के अंदर ये देखें जब हमने इनको अनाउंस किया था उस वक्त ये 2500 के करीब था और उसके बाद थोड़ा नीचे आया था, फिर मार्केट ऊपर गई थी तो ये 2700 को भी टच किया इथेरियम ने और अभी वापस 2600 पे आया हुआ है। तो अगर आपने सिर्फ इथेरियम उस दिन लिया होता जब मैंने अनाउंस किया था, 3 दिन अपने पास रखते, तो 25 से 30 हजार रुपए तो आप बैठे बैठे बना लेते। तो ये फ्यूचर है क्रिप्टो का और मैं यही कहता हूं कि क्रिप्टो के अंदर उस वक्त आए जब कोई नहीं आ रहा होता। तो एच के साहब ये जो प्रूफ मांग रहे हैं, ये प्रूफ है अभी कि इससे भी ज्यादा कोई और प्रूफ दिखाना चाहिए अवाम को, क्या कहते हैं आप? बस बहुत है इतना प्रूफ, तो इससे ज्यादा और क्या प्रूफ होगा। देखिए मार्केट में इस वक्त बहुत से स्कैमर्स भी आए हुए होंगे और बहुत से स्कैमर्स ये कह रहे होंगे कि भाई हम अरशद नदीम के मैनेजर हैं, आप हमें भेज दें हम उन तक पहुंचा देंगे। तो उस तरह के स्कैमर से तो हम उनके सामने नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं अरशद नदीम साहब से खुद रब्ता किया जाए। उनका व्हाट्सएप नंबर भी है और वो व्हाट्सएप भी मैं शेयर कर देता स्क्रीन को, लेकिन उनका नंबर चला जाएगा और मैं अपने पर्सनल मैसेजेस भी लोगों को नहीं दिखाना चाहता, वरना मैं आपको बताता। एट द एंड ऑफ द डे यू नो वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम, वी शुड ऑल सपोर्ट हिम। और अरशद नदीम की तरह जितने लोग हैं जो हमारे सपोर्ट के मुंतजर हैं, इंशाल्लाह हमने कोशिश की है कि अब उनको सपोर्ट करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो इथेरियम है वो अरशद नदीम तक कैसे पहुंचाया जाए। इनको तो शायद क्रिप्टो का पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये हमारी वीडियो देखें कभी और इन्होंने अपना इथेरियम के अंदर 1 इथेरियम इनको रिसीव करना हुआ, तो असैसिन भाई हमारे साथ हैं, हसन भी हमारे साथ हैं। पहले इनकी राय जानते हैं कि इनकी क्या फीलिंग है। पाकिस्तान जो है वो 32 सालों के बाद गोल्ड मेडल लेके आया है, पहले इनकी फीलिंग हम जानते हैं। उसके बाद ही आपको दिखाएंगे कि इथेरियम कैसे ट्रांसफर किया जाता है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कितनी फी चार्ज होती है, कितनी देर लगती है, ये सब कुछ आज हम आपको अपनी पॉडकास्ट में दिखाएंगे। ओवर टू यू हसन। जी जी अदनान भी, सबसे पहले तो हम बता दें कि पूरी कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 32 साल के बाद जो है वो एक बंदा जिसके पास इतनी रिसोर्सेज भी नहीं थी, क्योंकि मैं नॉर्मली अगर हम कंट्रीज़ के एथलीट्स देखें तो वो देखा मैंने जिम में काफ़ी हैवी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसके अलावा एक जेवलिन थ्रो की एक मशीन भी होती है, उससे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो इन सब के बावजूद भी देसी घी और पराठे खा के जो हमारा बंदा है उसने 90+ मीटर की थ्रो की है, तो विच इज़ वेरी ग्रेट फॉर अस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इथीरियम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो असैसिन जो है वो पहले मेरे साथ जो है अपना इथीरियम का एड्रेस शेयर करेंगे। नॉर्मली जो आपको मैं एक दिखा दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास जो है वो नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं। तो हम कोई भी एक नेटवर्क जिसकी कम फ़ी होगी वो हम चूज़ कर लेंगे और उसके ऊपर फिर हम ट्रांजैक्शन करेंगे। अभी अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखा दूँ, ये इसका बाइनांस का इंटरफेस है, ये पीसी इंटरफेस है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, तो मोबाइल वालों को डिफरेंट नज़र आएगा, तो परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखें यहाँ पे मैंने इथीरियम सेलेक्ट किया है, ये $20 का इथीरियम है। यहाँ पे जो है वो असैसिन मुझे जो एड्रेस अपना भेजेंगे वो मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। उसके अलावा अगर हम सबसे पहले नेटवर्क्स देख लेते हैं, नेटवर्क में हमारे पास इथीरियम का अपना नेटवर्क है, इथीरियम मेन नेट का, विच इज़ ERC20। तो इसकी जो अराइवल टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट है। फ़ी कितनी है? $3.39। फिर बेस है, अगर बेस को आप स्किप कर दें उसके बाद हमारे पास आर्बिट्रम का अराइवल टाइम फिर 3 मिनट है और इसकी फ़ी जो है $0.52, जो कि बहुत कम है। आगे आपको पता है कि डेंकन अपडेट आई थी, उसके बाद जो है ये फ़ी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई उससे, वरना पहले भी जो इथीरियम मेन नेट की थी वो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 की होती थी दरमियान, और जो इसकी थी ये भी कोई 5 से 7 USDT के दरमियान थी। अगर हम ऑप्टिमिज्म को देखें तो इसका अराइवल टाइम है 2 मिनट्स और इसकी जो फ़ी है ये सबसे ज़्यादा कम है, दैट इज़ 0.05 USDT, सबसे ज़्यादा कम है। अभी असैसिन मेरे से एड्रेस शेयर करेंगे, उसके बाद जो है अभी आपको बता देते हैं कि एड्रेस कैसे कॉपी करेंगे, वॉलेट का एड्रेस मेरे से शेयर करेंगे, फिर मैं यहाँ से आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये चैट के अंदर एड्रेस असैसिन ने भेज दिया है
और ये एड्रेस अभी हसन आपको कॉपी करके दिखाएंगे कि एड्रेस कैसे कॉपी करके पेस्ट करना है। आपने मेक श्योर करना है कि एड्रेस थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें डिजिट्स होते हैं और इसमें जो है अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसके मुताबिक एक एड्रेस बनता है। और अगर आप इसको इक्विवेलेंट करना चाहते हैं कि आजकल जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसमें एड्रेस किसके मुताबिक है, तो आपका जो बैंक में बैंक अकाउंट नंबर होता है, क्रिप्टो के अंदर उसको आप वॉलेट एड्रेस कहते हैं। तो ये एड्रेस आपको दिखाएंगे, ये पब्लिक एड्रेस होता है, कोई भी इस पब्लिक एड्रेस को जाके ब्लॉकचेन पे देख सकता है कि इस एड्रेस के अंदर कितना अकाउंट के पैसे पड़े हुए हैं, कितने क्रिप्टो पड़े हुए हैं। जबकि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होता है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये डिटेल्स निकलवाना कि इस अकाउंट के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है, अनलेस और अनटिल आप बैंक के अंदर किसी इंसान को जानते हैं, मैनेजर को जानते हैं, वो आपको अंडर द टेबल वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है। सो हसन, ओवर टू यू। अब जो मेरे पास एड्रेस है वो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ये इनका एड्रेस है। इधर से नेटवर्क जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्टिमिज्म, जिसकी सबसे कम फ़ी है। अभी यहाँ से मैंने इनको मैक्सिमम इथीरियम ट्रांसफ़र कर आर्बिट्रम 1 का भेजा मैंने। आर्बिट्रम का भेजा है। हाँ जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कंफर्म कर लें कि आप नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जो से नेटवर्क का होगा उसका डिफरेंट एड्रेस होता है, तो वही आपने जो है यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना है। एक आपने सबसे पहले देख लेना कि आपका एड्रेस बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली आपने देखना है कि आपका जो नेटवर्क है उसी का एड्रेस आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपने आके जितने ट्रांसफ़र करने हैं आपने यहाँ से मैक्स सेलेक्ट कर देना है। वो मुझे बता रहे हैं कि आपके इतनी लिमिट रह गई है। ये इथेरियम में ट्रांसफ़र करूँगा, विड्रॉ पे जाऊँगा, ये कंटिन्यू। अच्छा, बाइनेंस ने अपने जो है ना यहाँ पे चेक एंड बैलेंस लगाए होते हैं कि मेक श्योर करने के लिए कि भाई जो डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही बंदा है ट्रांसफर कर रहा है इसको। बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। कभी आपने अगर गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया हुआ है, मोबाइल पे एसएमएस या ईमेल पे कोड, वही आप कंफर्मेशन करके फिर विड्रॉ या डिपॉजिट होता है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन होगी। ये इधर मेरे पास स्टेटस आ गया प्रोसेसिंग का। ये जब इसकी जो माइनर्स की अकाउंट पूरा होगा तो ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हाँ, तो उसके बाद ये जैसे असेसिन के पास रिसीव होते हैं तो ये आपको फिर स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा प्रोसेस आपने दिखाया है सबको अपने बाइनेंस अकाउंट से। बाइनेंस अकाउंट में आपने देखा है कि आपको दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला ये है कि जिस बंदे को आप भेज रहे हैं उसका वॉलेट एड्रेस आपने एज इट इज़ कॉपी करना है। उस वॉलेट एड्रेस में अगर आपने एक नंबर भी मिस कर दिया या एक अल्फ़ाबेट भी मिस कर दिया तो आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है। और अगर फेल ना हुई तो ये आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, किसी गलत जगह पे चले जाएंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको रिकवर करना। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप एड्रेस ठीक यूज़ करें। दूसरा, आप नेटवर्क वही इस्तेमाल करें जिस नेटवर्क का उन्होंने एड्रेस भेजा है। जिस तरह आपको दिखाया है कि असैसिन ने आर्बिट्रम का नेटवर्क भी उसमें अवेलेबल था, ऑप्टिमिज्म का भी था। तो प्रॉपर नेटवर्क आपने यूज करना है और जो बंदा सेंड कर रहा है उसने भी उसी नेटवर्क के जरिए से सेंड करना है। और फिर तीसरी चीज आपने मेक श्योर करनी है कि यार कम से कम फी आपसे चार्ज हो। जरूरी नहीं है कि जो नेटवर्क आपको हर नेटवर्क आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा है, तो भाई क्यों ना आप उस नेटवर्क को सिलेक्ट करें जो कम टाइम ले रहा है और कम फीस चार्ज कर रहा है। तो वो इन्होंने करके दिखाया है। तो इसी तरह जो है अरशद नदीम साहब, आपको हम क्रिप्टो में लेके आएंगे। अगर आपके साथ हमारा राब्ता हो जाता है, आप भी इसी तरह क्रिप्टो में ये पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इथेरियम को लेके बेशक आप बैठ जाएं, आप उसको बेशक सेल ना करें। अगर वो 2-3 दिन के अंदर 2500 से 2600 पे गया है, इमेजिन करें वो साल के बाद किधर जा सकता है। हो सकता है कि ये वीडियो हम साल के बाद दोबारा देख रहे हो और फिर कहेंगे यार काश के उस वक्त इथेरियम उठा लिया होता जब वो एक वीडियो आई थी 2600 का इथेरियम था। इथेरियम अभी 4000 पे पहुंचा हुआ है। ये मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा, ये इंशाल्लाह होगा। क्यों होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सेकेंड ऑफ ऑल, इथेरियम के ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त काम किया जा रहा है। इथेरियम जो है वो RWA के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, रियल वर्ल्ड एसेट्स के लिए। इथेरियम के ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बन रही हैं, इथेरियम के डेवलपर ज्यादा हो रहे हैं और बिटकॉइन के बाद सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी जो है वो इथेरियम है। तो देयर सो मेनी फैक्टर्स टू इट। इथेरियम के बाद और भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, इसमें सोलाना आ गया, पोल्का डॉट आ गया, लेकिन जो बेस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इथेरियम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट। तो लेट्स सी के अरशद नदीम साहब से हमारा राब्ता कब होता है और कब हम उनको भी क्रिप्टो के अंदर ला सकते हैं। तो नुमान, आप पहले कुछ कह रहे थे कि हमारे जो अरशद साहब हैं इनको सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन हमारी सारी सपोर्ट जो है वो बाबर आजम के पास चली जाती है। थोड़ा इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें, क्या सीन है ये?
दान भाई, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जैसे ही हमने होश संभाला है, क्रिकेट क्रिकेट ही देखी है और तो कुछ देखा ही नहीं है आज तक। तो सारे स्पॉन्सर सब क्रिकेट को ही उठा के रखा होता है। इस भाई बेचारे को वन मैन आर्मी था, इसको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, और देखें आज उसने नाम रोशन कर दिया है। तो मुझे तो भाई दिल ही खुशी हुई है, और मेरा तो दिल उठ गया है इससे, क्रिकेट से। अब तो मैं क्रिकेट वैसे भी नहीं देखता था, अब भी नहीं देखूंगा। और बाकी एथलीट्स जो हैं वो अब मेरी फेवरेट बन चुकी हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पे ज़्यादा वो मतलब फोकस करे, लोगों को जो है ना सपोर्ट करे, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे अरशद नदीम भाई को ज़रूरत थी, काश कि ये सपोर्ट कर देते तो इनका नाम भी आ जाता। अब खामखा में ये क्रेडिट दे रहे हैं, और पता नहीं इनको क्या मसला है। और जैसा आपने कहा कि आप जो है ना वन अथीरियम दे रहे हैं, तो वन अथीरियम जैसे लेंगे तो वो 5 करोड़ वैसे भी दे रही हैं मरियम नवाज साहबा, तो वो वहाँ से 30% वो निकाल लेंगी, तो उनको ना ही कुछ फायदा होगा उस 5 करोड़ का, वो टैक्स में चला जाएगा। यार ये टैक्स की मुझे अभी तक समझ नहीं है। हालांकि इतनी सोशल मीडिया के ऊपर अगर इनको ये रेजिस्टेंस मिल रही है कि लोग, मेरी वीडियो जो है मैंने डाली है, कल डाली है, उस वीडियो वो तकरीबन वायरल चली गई है। टिकटॉक पे आप देखें तो 1 मिलियन व्यूज उसके आ चुके हैं अब तक 24 घंटे के अंदर। इंस्टाग्राम के ऊपर 500,000 व्यूज आ चुके हैं, जबकि फेसबुक के ऊपर वो 50,000 व्यूज क्रॉस नहीं कर सकी अभी तक। ये नहीं कि फेसबुक पे आवाम देखना नहीं चाहती, इसका मतलब ये है कि इनकी जो फायरवॉल है वो फेसबुक पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, और उस वजह से वो इस तरह का कंटेंट जो है ना अपने खिलाफ आने नहीं देते, लोगों तक पहुंचने नहीं देते। लेकिन टिकटॉक पे कोई फायरवॉल नहीं है, टिकटॉक पे हर चीज जो है हर दुनिया का हर बंदा देखता है। तो अमेरिका के अंदर भी आप टिकटॉक के ऊपर कुछ भी डालते हैं गवर्नमेंट के हक में या उसके खिलाफ डालते हैं, लोगों तक वो बात पहुंचती है। तो ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल किया करें जहां पे हर चीज जो है ना अनफिल्टर्ड आपको मिल सके। और बिल्कुल बात सही की है नुमान आपने कि जहां पे हम इतना क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हमेशा से जब से हमने होश संभाला है, हम अपने दिल के कितने टुकड़े करते हुए आ रहे हैं कि भाई हम इतना सपोर्ट करते हैं, जी जान लगाते हैं, और एंड पे आके हमें अफसोस करना पड़ता है। तो हम जो है ना दिल जले हैं क्रिकेट को लेके। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, और माशाल्लाह वो खुशी अल्लाह ताला ने हम सबको नसीब की है। अल्लाह करे आगे भी हम इसी तरह कामयाब होते जाएं। मैं चाहता हूं कि अरशद नदीम को इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाए कि कल को ये खुद से अपनी एक एकेडमी बना सके, वहां पे यंगस्टर्स को ये चीजें सिखा सकें, ताकि हमारी आने वाली नस्लों में जो कि 10-15 साल के बाद तैयार होगी, उसमें ऐसे लोग सामने आए जो डिफरेंट ओलंपिक्स की गेम्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। और हमारी गवर्नमेंट का जो बजट है, जो हमेशा क्रिकेट के ऊपर, हमें हर सारा बजट क्रिकेट के ऊपर फोकस्ड होता है, वो बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी आए। मुझे याद पड़ता है यार, आप में से कोई लोग कोई फुटबॉल खेलता है कि नहीं खेलता? यप, असैसिन कितनी फुटबॉल खेली है आपने? जब से पैदा हुए हैं तब से खेल ही रहे हैं, काफी साल हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट नहीं है क्या? डेफिनेटली है, लेकिन करप्शन ज्यादा है। आपने कभी नॉर्दर्न एरिया का सफर किया है? वहां पे कभी गिलगित की साइड पे, उस तरह की साइड पे गए हैं आप? हाँ, वहाँ पे इनफैक्ट ग्राउंड में लोग खेलते हैं अच्छा। वहां के लड़कों की फुटबॉल देखी है आपने? ऐसा नहीं देखी, वीडियोस व्लॉग्स वगैरह में देखी हुई है। मैं कहता हूं सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ गिलगित के लड़कों को उठा के लाया जाए ना, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, वो किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच सकते हैं अगर उनको ग्रूमिंग की जाए। टैलेंट इतना ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सपोर्ट नहीं किया जाता। अब ये जो नदीम भाई हैं, ये मेरे ख्याल से वापडा में काम करते हैं, नुमान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी को पता है कहां पे इनकी जॉब वापडा में है? नहीं, आई डोंट नो। तो मैं इनका जरा रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ये वापडा की तरफ से भी खेलते हैं। तो यार हर बंदे को जॉब करनी पड़ती है, उसके साथ ये अपनी पैशन को लेके चलते हैं, तो इसलिए हमारा पैशन आगे आ नहीं सकता। आप आज अगर मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारी जो है उनका बजट होता है स्पोर्ट्स का, ओलंपिक्स का। और अब मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से अमेरिका के अंदर, अभी मुझे सारा इनका सिस्टम समझ आ रहा है, वो अभी जो है ना सिर्फ 8 साल का है। और सुनने में ये मुझे आया, जो मैंने अभी तक रिसर्च की है, कि अगर ये किसी भी स्पोर्ट के अंदर अच्छा हो जाता है और उस स्पोर्ट्स के अंदर आगे जाता है, तो कॉलेज लेवल पे उस स्पोर्ट की बेसिस के ऊपर इसको स्कॉलरशिप मिल सकता है। जो आगे यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन होती है जिसमें आपके $1.5 से $2 लाख लग जाते हैं, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट पे अच्छा होता है तो वो स्कॉलरशिप उसको मिलेगा, और वो अपनी यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से खेलेगा। तो उसकी वो जो स्टूडेंट की फीस होती है वो भी जीरो हो जाएगी, पैसे भी बनाने लग जाएगा, उसमें अपना कैरियर बना सकता है। लाइक अमेरिका के अंदर ये कैरियर पाथ आपको मिलता है, जबकि पाकिस्तान में आपको पता है कि ऐसा कोई कैरियर पाथ नहीं है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता, और हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है
अदर को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती हैं जिसमें बॉलीवुड डे सेलिब्रेट किया जाता है। लम्स में आपने देखा होगा बॉलीवुड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है भाई, लेकिन स्पोर्ट्स के ऊपर कोई फोकस नहीं होता। तो ये हाई टाइम है कि भाई हम क्रिप्टो को भी लेके चलें। सबसे पहली बात है कि फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट करें, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करें। मैं चाहता हूं सिर्फ मैं जो हूं वो आगे आके एक इथेरियम ना दे रहा हो, बल्कि मेरी तरह जितने भी और लोग हमें देख रहे हैं जो पैसे बना रहे हैं क्रिप्टो में, वो भी आगे आके देना शुरू कर देंगे, यार हम भी दे सकते हैं। तो एक फाइनेंशियली एजुकेटेड बंदा बहुत जरूरी है अपनी फैमिली के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो फाइनेंशियली एजुकेटेड बंदे आप होंगे। और असैसिन इसके अलावा अगर आपके पास, और हसन आपके पास कुछ और ख्यालात हैं आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो वी कैन गो बैक टू अवर मार्केट अपडेट्स। well, सबसे पहले ये स्क्रीन शेयर करती है, अमाउंट जो इथेरियम में थी वो रिसीव हो गई है। अच्छा, ये कितनी देर में रिसीव हुई है आपको? 1 मिनट 2 मिनट्स। और कितने डॉलर भेजे थे और कितने रिसीव हुए आपको? आई थिंक इतने ही भेजे होंगे, कोई लगभग मैंने सेंस का कुछ। 19.86 भेजे थे मैक्स, तो अवेलेबल जो है वो 19.36 है इनके पास। तो जो फ़ी थी वो 0.50 थी, मेरे पास आ रही थी, तो उतनी फ़ी बस कट हुई है। 0.50 फी कट हुई है। अब ये अमाउंट इन्होंने कम भेजी है। अगर ये अपनी अमाउंट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में भेजते, फर्ज करो $10,000 भेजते, तब भी इतनी अमाउंट इनकी कम होती। अगर ये $1 मिलियन भेजते तब भी इतनी ही अमाउंट कम होती। जबकि आप बैंक में जाते हैं, आप अगर मैं अमेरिका से पाकिस्तान में किसी को पैसे भेजना चाहूं या सऊदी अरब में या किसी जगह पे, बैंक मेरे से $50 चार्ज करता है, $50 ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता है, और वो फौरन से ट्रांसफर भी नहीं होती, उसको भी स्विफ्ट के जरिए से। अगर मैंने फ्राइडे को भेजी है तो फ्राइडे को, सैटरडे जो होगा वो वर्किंग डे नहीं होगा, सैटरडे और संडे आप नहीं रिसीव कर सकते, मंडे को जाके ट्रांजैक्शन रिसीव होगी। जबकि क्रिप्टो में आपने देखा है, ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं 2 मिनट के अंदर आपको ये पैसे मिल गए हैं। तो भाई दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो टू यू, टू अ कॉमन पर्सन, दैट क्रिप्टो के अंदर हम इतनी ज्यादा क्यों पेशरफ्त कर रहे हैं, क्यों इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। और ये जब मैंने पहली दफा देखा था मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैं, मेरी टीम में काफी लड़के काम करते हैं, हम किसी को भी पेमेंट जो करते हैं वो कभी किसी को बैंक के जरिए से नहीं करते, हमेशा क्रिप्टो के जरिए से पेमेंट करते हैं, क्योंकि फास्ट है और इसमें टैक्स भी कम लगता है, और आपने देखा है कि कितनी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड तेज होती है। तो असैसिन, आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब की थी अपनी क्रिप्टो में? फर्स्ट ट्रांजैक्शन आई थिंक 2019। अच्छा, तो आपके क्या तासुरात थे जब आपने देखा था कि इतनी कम टाइम में एक चीज डिलीवर हो गई है और फौरन से आपके अकाउंट में आ गई है? हाउ डिड यू फील अबाउट दिस टेक्नोलॉजी बैक देन? इट वाज न्यू, डेफिनेटली इट वाज समथिंग न्यू, एंड आई थिंक तब से लेके अब तक कोई भी अगर पर्सनल यूज के लिए ट्रांसफर करने हो तो वो क्रिप्टो से ही होते हैं, अनलेस किसी रेसिपिएंट के पास क्रिप्टो, उनको क्रिप्टो नहीं आया, एक्सेप्ट नहीं करते, तो वही बैंक के थ्रू जाते हैं, वरना सब क्रिप्टो। यूनिवर्सिटी फीस हो जाए, किसी फैमिली को, दोस्तों को पैसे भेजने हो, ऑल क्रिप्टो। शहीर, आपकी आवाज में से वो आ रही है, अगर आप म्यूट कर दें, थैंक यू। हाँ, तो बिल्कुल असैसिन सही का है। और अभी आपको क्या लगता है इथेरियम की ट्रांजैक्शन जो है जितनी कम हो गई है? मुझे याद पड़ता है जो लास्ट बुल रन आया था इथेरियम का 2018 में जब आया था, उस वक्त अगर आप इथेरियम में कोई भी ट्रांजैक्शन करने लगते थे तो इसकी फी इतनी ज्यादा होती थी। हसन, आपको याद होगा कि अगर आपने एनएफटी कोई परचेज की है या आपने ट्रांजैक्शन की है तो कितनी फी चार्ज होती थी उस वक्त? अदनान भाई, ये ना ग्वेन फ़ी पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं नॉर्मल ट्रांजैक्शन रखूँ जो कभी स्टेकिंग के लिए या मैंने ब्रिज करने के लिए यूज़ की हो, तो मुझे एक दफ़ा याद है कि इतनी ज़्यादा ग्वेन फ़ी हाई थी कि मुझे 120 या $30 के लिए की ट्रांजैक्शन के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली कोई 37-38 USDT फ़ी पे करनी पड़ी थी इन ईथ। तो ये काफ़ी हाई थी। तो इसी तरह आर्बिट्रम की अगर मुझे याद हो तो मैक्स पीक पे जो होती थी वो 7 to 12 इतना रेंज होती थी, और ऑप्टिमिज्म पे भी अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ कि इथीरियम नेटवर्क ने इम्प्रूव किया, विटालिक ने रियलाइज़ किया, क्योंकि काफ़ी सालों से लोग जो है वो इथीरियम की फ़ी को बहुत ज़्यादा मॉक करते थे इस बारे में। तो उन्होंने रियलाइज़ किया, और उसके बाद फिर जो है डनकन अपग्रेड आई, जिसके बाद हमने देखा कि जो लेयर 2 नेटवर्क्स हैं इथीरियम के ऊपर, उनकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा कम होगी, विच इज़ फिजिबल के लोगों को अगर बड़ी ट्रांजैक्शन भी करनी हो तो सेम फ़ी रहती है। तो आप लोगों को बता रहे थे कि फ़ी सेम रहती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो नेटवर्क ले रहा है फ़ी ट्रांजैक्शन करने के लिए वो ऑल द टाइम कॉन्स्टेंट रहती है। कभी कभी नेटवर्क कंजेस्ट हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ी फ़ी हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि $50 जो है वो बैंक की तरह लेना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल। और एक और चीज इसमें लोगों को सीखनी चाहिए कि फर्ज करो आपने इथेरियम लेके रखा हुआ है, उसको लेके सिर्फ अगर आप फर्ज करें लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहते हैं, 2 या 3 साल के लिए लेके रखना चाहते हैं, उसको आप जो है स्टेकिंग पे जरूर लगा दें। स्टेकिंग क्या होता है कि आप कुछ अरसे के लिए अपनी क्रिप्टो को फिक्स कर देते हैं
और फिक्स करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बैंक में फिक्स कर रहे हैं आपको जो है वो सूद मिलता रहेगा। क्रिप्टो के अंदर इस टर्म को कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, और ये एक स्टेकिंग का मैकेनिज्म होता है जिसमें आप नेटवर्क को स्ट्रांग कर रहे होते हैं। नेटवर्क को स्ट्रांग ऐसे करते हैं कि आपकी जो इथेरियम होता है वो बाय और सेल में नहीं यूज हो रहा होता, तो एक तरह से ना आप ट्रांजैक्शंस उसकी रोक रहे होते हैं और आपका नेटवर्क जो होता है इथेरियम का वो स्ट्रांग हो रहा होता है। तो उसके लिए जो फी जनरेट होती है, जितने लोगों ने अपने इथेरियम लगाए होते हैं स्टेकिंग के लिए, तो जितनी फी जनरेट होती है, जिसने जितने ज्यादा इथेरियम लगाए होंगे उसको उस हिसाब से स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो कि टोटली हलाल होते हैं। और इसमें आपने बस ये करना है कि जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स आप मिले आप उसको रीस्टेक कर दें, ताकि फर्ज करो 1 इथेरियम पे आपको महीने के बाद $10 या $20 अगर मिल रहे हैं, तो दूसरे महीने आपको वो 10 या $20 उसके अंदर ऐड हो जाए जो आपके पास ऑलरेडी इथेरियम पड़े हुए थे। तो इस तरह वक्त के साथ साथ आपके इथेरियम बढ़ते जाएंगे। तो स्टेकिंग करना बहुत जरूरी है। और हसन, इथेरियम पे जो लास्ट टाइम हमने अपडेट देखी थी कि 32 इथेरियम होंगे तब आप एक नोड रन कर सकते हैं और स्टेकिंग के लिए, तो अभी भी ये इन्फॉर्मेशन सेम है या थोड़ी इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है इसमें? इसके बारे में अदनान भाई मुझे आइडिया नहीं है नोड रनिंग के बारे में। वो म्यूगर जब हमारे पास अवेलेबल होगा वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हाँ, मगर कॉइन बेस के ऊपर मैंने देखा है कि इथेरियम अगर आप लेके रखते हैं और उनके वॉलेट में लगा के रखते हैं तो स्टेकिंग के लिए मेरे ख्याल से 4.5% to 5% रिवॉर्ड्स पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 32 की रिक्वायरमेंट सिर्फ उस लिए अगर आप नोड रन करते हैं, अगर आप नोड रन नहीं करते तो किसी भी अमाउंट के इथेरियम आप स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। तो आपने कोई स्टेकिंग पे क्रिप्टो लगा के रखी हुई है कि नहीं रखी हुई? मैंने कॉस्मोस, ऑस्मोसिस, इससे रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने केपलर पे स्टे किए हैं, वो मैं एक दफ़ा शायद पहले भी बता चुका हूँ। उसके अलावा मैंने ईथ स्टे किया हुआ है ईथरफाई के ऊपर, तो मुझे सबसे बेहतर ईथरफाई लगा है। साइबर मैंने स्टे किया हुआ है। तो नॉर्मली मैंने जो लंबे अरसे के लिए प्रोजेक्ट रखने होते हैं, तो अगर मुझे कोई अच्छी मिलेगी जहाँ पे स्टेकिंग भी अच्छी मैकेनिज्म उनका बेहतर हो और रिवॉर्ड अच्छा हो, तो मैं रखता हूँ। मैंने सागा भी स्टे किया हुआ है, तो उनका यही होता है नॉर्मली जो मुझे वो रिवॉर्ड मिलता है वो 100% मैं स्टे कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ड्रॉप के लिए क्राइटेरिया होता है कि आपको जो एलोकेशन हुई थी आपने कितने परसेंट जो है वो स्टेकिंग में इन्वेस्ट कर दिया था। तो मैं नॉर्मली जो है वो 100% जो है वो दोबारा मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सही है, अब मुझे भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको संभाल के रखता हूँ जो स्टेकिंग पे जितनी ज़्यादा देर रहे। सही है। शहीर, आप भी स्टेकिंग के अंदर हो कि नहीं हो? अदनान भाई सिर्फ एक कॉइन स्टेक किया हुआ है DYM एयर ड्रॉप्स की वजह से। अच्छा, उसमें कितना रिवॉर्ड दे रहे हैं स्टेकिंग का? रिवॉर्ड तो वो बिल्कुल कम रिवॉर्ड दे रहे 8%, मगर एयर ड्रॉप्स दे रहे हैं। 8% आप कम कह रहे हो? 8% मैं आपको बताता हूँ, आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आते हो ना और वहां पे डिविडेंड लेते हो तो स्टॉक मार्केट में 3% डिविडेंड को बड़ा अच्छा समझा जाता है, 5% को उससे भी अच्छा समझा जाता है, जबकि आपको 8% अगर क्रिप्टो में मिल रहे हैं, इट्स वेरी गुड। जस्ट क्रिप्टो में मसला ये कि स्लैशिंग हो सकती है और आपके रिवॉर्ड्स कम हो सकते हैं, और जो क्रिप्टो आपने लेके रखी है वो फौरन से डंप कर सकती है। सिर्फ ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हर बंदा खुल के क्रिप्टो में स्टेक नहीं कर रहा होता। लेकिन जिस तरह हसन ने बताया कि केपलर वॉलेट के अंदर इन्होंने कॉस्मोस लगा के रखा हुआ है, विच इज वेरी गुड। मैंने भी कॉस्मोस जो है एटम जिसे कहते हैं वो भी मैंने केपलर वॉलेट के अंदर पिछले 2-3 सालों से लगा के रखे हुए हैं, और जिस लैपटॉप के अंदर मैंने लगा के रखे हुए उसको मैंने आज तक खोल के नहीं देखा। तो इंशाल्लाह जब कॉस्मोस की प्राइस बढ़ेगी, ऊपर जाएगा, तब हम रिवॉर्ड देखेंगे कितने हुए हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने चेक किए थे 15% रिवॉर्ड दे रहे थे कॉस्मोस के ऊपर। तो हसन, 15% चल रहा है आजकल केपलर या थोड़ा कम हो गया? मैं अदनान भी आपको देख के बता देता हूँ, अभी लाइव ही देख के बता देता हूँ कि कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। चले, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो ओजी है हमारे असैसिन भी, आपने कभी स्टेकिंग के अंदर कोई क्रिप्टो लगाई है कि आप क्रिप्टो को स्टेकिंग पे नहीं लगाते हैं? एक आधी दफा लगाई थी ट्राई करने के लिए, वरना मैं नहीं लगाता। अच्छा, क्यों? आपने स्लो अमीर होने का ख्वाब देखना छोड़ दिया? आप जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं क्रिप्टो के अंदर टेक्निकल एनालिसिस से जल्दी पैसे बना सकता हूं, तो मैं इस लॉन्ग टर्म की गेम में नहीं पड़ना चाहता। क्या ये माइंडसेट है या कोई और वजह है? हाँ, बस ख्वारी है खली वाली। 8% पे क्या करना है? एक सालाना की ट्रेड लें, वो आपको स्विंग में 30-40% आराम से मुंह दे देता है। 8% का चार्ट डालना है मैंने। हाँ, तो अब आपने ये देखना है ना कि आपने उस लेवल तक पहुंचना है जिस लेवल पे असैसिन पहुंचा हुआ है। असैसिन जिस तरह से बता रहा है कि मैं 30-40% बना लेता हूँ एक ट्रेड से, अगर आप उतने ज्यादा ओजी हैं, ओजी कहते हैं आउटस्टैंडिंग किस्म के आप बंदे हैं, ठीक है, तब आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप
थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हो कि यार मैं हमेशा एक्टिव नहीं रह सकता, मैं हमेशा जो है ना इन चार्ट्स को नहीं समझ सकता, फिर आप जो है लॉन्ग टर्म की थोड़ी सी गेम करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं। तो डिपेंड करता है एट द एंड ऑफ द डे आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। हम 6 लोग जो आपके साथ बात कर रहे हैं इस वक्त, हम सबका माइंडसेट डिफरेंट है। तो मेरा जो माइंडसेट है, मैं पर्सनली मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी हूँ, शॉर्ट टर्म भी हूँ, मिड टर्म भी हूँ, मैं तीनों चीज़ों को लेके चलता हूँ। शहीर जो हैं ये अभी नए हैं, ये अपने बारे में खुद बताएंगे। शहीर, मैं चाहता हूं कि हर बंदा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में बताए ताकि ऑडियंस हमारे साथ रिलेट कर सके कि हम किस तरह के ट्रेडर्स हैं और हमारी क्रिप्टो में क्या गेम है। ओवर टू यू शहीर। जी अदनान भाई, अगर कैपिटल ज़्यादा होता है बंदे का तो वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा सोचता है। अगर कैपिटल ज़्यादा नहीं होता तो फिर वो शॉर्ट टर्म ज़्यादा सोचता है और जल्दी पैसा कमाने का। तो मैं भी यही करता हूँ, स्पॉट ट्रेड्स मोस्टली लेता हूँ और स्टेकिंग इतना ज़्यादा नहीं करता, स्पॉट ट्रेड्स लेता हूँ और मंथली पोर्टफोलियो का 20% इंक्रीज गोल होता है। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। और ये 20% आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं पिछले कई महीनों से? जी और नहीं, अभी तो मार्केट रेड थी तो प्रॉफिट कम था। तो वैसे जब मार्केट ग्रीन होती है तो कंसिस्टेंट 20% पर मंथ। सही है, दैट्स गुड। एचके अगर आप कम होता है तो रिस्क ज़्यादा लेता हूँ, फिर ज़्यादा ट्रेड में लगा के अगर कोई हाई कन्विक्शन ट्रेड होती है तो वो लॉस रिकवर कर देता हूँ। चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। ऐसे ही चलते हैं एचके की तरफ। आप बताएं एचके कि आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है? जी अदनान भाई, मैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं ज़्यादा स्विंग्स लेता हूँ। और जब मार्केट रेड होती है तो मैं ना अपनी जो सैलरी होती है, जो मेरी जॉब की सैलरी है या इनकम है जो भी है, उसका मैं 10 to 15% जो हिस्सा है वो मैं डीसीए के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देता हूँ। सो जब वो रिकवर होता है मार्केट तो मुझे रिटर्न दे जाती है, फिर मैं डीसीए वाले पैसे निकाल लेता हूँ। सो ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। मैं ज़्यादा मतलब कि अपनी जो इनकम है उससे इन्वेस्ट करता हूँ डीसीए के लिए। चले माशाल्लाह। और कितना एवरेज रिटर्न्स आप कर लेते हैं? अभी तो मार्केट जैसे रेड थी तो इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ, अभी तो डीसीए में ही जो है वो ज़्यादा पैसे गए हैं। यही होता है, 10 to 15% जो है बन जाता है। चले 10 to 15 इज नॉट दैट बैड। ओवर टू यू नुमान, आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है? नान भाई, मैं तो मतलब स्विंग ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद मैंने कुछ हिस्सा बीएनबी का रखा हुआ है बाइनांस के अर्न में। तो वहां से मुझे ना जैसे एयर ड्रॉप मिलते हैं, अब तक कोई तकरीबन 10 से 12 मुझे जो है ना एयर ड्रॉप मिले होंगे। $1, $2, इस $3 इस तरह के वो मुझे मिले हैं अब तक। लास्ट टाइम मुझे बनाना मिला है, बनाना केला, वो एक टोकन का नाम था। अच्छा सही है। आपने खुशी खुशी ले ना लिया होगा। टोकन बता दो ना, बनाना यूएसडीटी, लोग कुछ और हाँ, समझ रहे बनाना यूएसडीटी, सॉरी। सही है, सही है। तो तो ये जो उसका कुछ हिस्सा मुझे आपको मिला ये है। जो आपको 10 से 12 एयर ड्रॉप्स मिले हैं बनाना समेत, तो ये टोटल कितने अमाउंट आपने रखवाई थी बाइनेंस पे जिसमें आपको मिले हैं? अदनान भाई, मेरे पास तकरीबन $100 के बीएनबी थे अच्छा, और मुझे तकरीबन ये कुछ कम ही मिले, मतलब इतने ज्यादा नहीं मिले, ठीक है। तो अगर आप कुछ अमाउंट ऐसा ही ज्यादा मिलता करते हैं है। तो आपको उस हिसाब से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन यह है कि हाँ, बाइनेंस अगर मैं आपको अकामुलेट हाँ, मैं अगर अकामुलेट कर दूं तो मुझे तकरीबन $20 के ये बने होंगे। अच्छा, तो $100 पे लेकिन इनको $20 फायदा इज हुआ होगा 20। ना इन्होंने। यार हसन देखो, $100 अगर अनुमान ने लगाए हैं उसकी परसेंटेज लेके आओ तो 20% आपको अगर वो एयर ड्रॉप में दे रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बल्कि हम सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट तो नुमान की है फिर बेहतरीन। के। ओजी जो है नुमान हाँ हमारे जी, सामने और बैठा हुआ अदनान है। भी अगर आप देखें, उसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी एवरेज बाइंग प्राइस मुझे अगर पड़ता है तो ये कहते हैं स्विंग ट्रेड लेते हैं, तो इन्होंने जो एसएसएन ने बाय करवाया था अप्रॉक्सीमेटली 270 280 पे वही होगी। तो बीएनबी ने जो है वो 700 तक गया है, तो वो भी इंक्रीज हुआ। उसके अलावा जो इनको एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो हाँ, अल्टीमेटली जो ओजी ट्रेडर है वो टू नुमान ही एक्स हमारे। हमारे यहाँ नहीं आज नहीं, 2x भी हुआ है, मेरा बीएनबी 2x भी हुआ है। बस यूट्यूब वाले जितने लोग देख रहे हैं, आपने नुमान से जो है ना डिस्कॉर्ड के ऊपर इनको ज्वाइन करना है। और पहली बात है डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, उसके बाद नुमान से पूछना है भाई ये तुम कैसे कर रहे हो, हमने भी करना है। मैं अगर ऐसा बंदा हूं जो स्टूडेंट हूं, मेरे पास पैसे ना हो, मैं क्रिप्टो में आना चाह रहा हूं, तो भाई मैं नुमान से रब्ता करूंगा, भाई तूने कैसे ये ड्रॉप बनाए हैं 20% हमें भी बता। तो इससे रब्ता आपने करना है, ये आपको बताएगा डिस्कॉर्ड के ऊपर। और बाकी हमारे जो दो ओजीस रह गए हैं, एक हसन और असैसिन। हसन आप पे चलते हैं, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है?
अनान भाई, मैं जो हूँ बाय नेचर थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप बंदा हूँ, तो आई प्रेफर कि मैं ज़्यादा स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेड देता हूँ। मुझे कोई मसला नहीं, मार्केट भाई अगर शॉर्ट टर्म में मैनिपुलेशन करे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो इस तरह मैं नॉर्मली जो है वो स्विंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ। ठीक है, तो आप कभी फर्ज करो स्पॉट का सीन बन रहा हो तो आप उसमें स्पॉट में आते हो जब आपको कन्विक्शन, जिस तरह शहीद कह रहा है बड़ी स्ट्रांग मेरी कन्विक्शन होती है तो मैं स्पॉट कर लेता हूं, तो आपके साथ भी ऐसा सीन होता है बस कि वो नहीं होता? स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो तभी नॉर्मली हम्म। मैं सेटअप शेयर करता हूँ। वो नॉर्मली मैं खुद ही भी जो स्पॉट ट्रेड में शेयर करूँ वो मैं ले लेता हूँ, वरना मैं ज़्यादातर जो है वो स्विंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स ही। आपका वो एक ट्रेड मुझे नहीं भूलता जो आपने टीम में दिया था नल्स का, और नल्स का ट्रेड जो है काफी अरसे तक उसकी गूंज सुनाई देती रही थी हमें। कितना रिटर्न दिया था आपके नल्स के स्विंग ट्रेड ने? यार वो मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर ही जो है ना वो 2.6x हो गया था इजीली। और ग्रुप मेंबर्स बड़ा खुश हुए थे उससे। तो देखें, यही मजे की बात है सबसे डिस्कस करने का कि आप जो जो ये यूट्यूब की हमारी पॉडकास्ट देख रहा है, हर बंदा किसी ना किसी से रिलेट कर सकता है। तो हर एक से ना कुछ अच्छा पिक करने की कोशिश करें। असैसिन की तरफ आप चलते हैं। असैसिन हमें बताएंगे कि इनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, सिंपल एंड ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करता कि बस सिर्फ में ही पैसा डाला जाए। डाइवर्सिफाई करना है तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, दैट्स नंबर वन। यस, बिटकॉइन विल नेवर गिव अस 10x रिटर्न इन वन बुल मार्केट, लेकिन वो आपको आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अपना जस्ट बिकॉज अगर किसी ट्रेड का फर्स्ट टारगेट या लास्ट टारगेट 10x है 20x है, इट डजेंट मीन यू इन्वेस्ट मोर, यू इन्वेस्ट लेस बिकॉज इट्स हाई रिस्क। सो क्रिप्टो में यही है, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका जिगरा होना चाहिए। जिसको उड़ाना आता है उसको ही बनाना आता है, ये मेरा मानना है। एंड अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है, यू विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। एंड कोई भी इस इंडस्ट्री में जो भी स्ट्रांग है या इनफैक्ट जो सक्सेसफुल है, वो एक साल में सक्सेस उसने फेस नहीं की, 2 साल 3 4 5 साल, जितना ज़्यादा टाइम आप किसी चीज़ को भी दो तभी आप जाके सक्सेसफुल होते हो। एंड अगेन, नॉलेज इज़ पावर। यू कैन नेवर बी अ परफेक्ट ट्रेडर। आपके शुरू शुरू में छक्के लग सकते हैं, आप मिस्टेक्स भी करेंगे, आपके कॉइन डंप भी करेंगे, आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड योर नॉलेज, यू विल सक्सीड बाय एज द टाइम गोज बाय। बहुत अच्छा आपने समराइज किया है। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी है, आपने जो कहा है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब ये इंफॉर्मेशन लोगों को थोड़ा समझाना जरूरी है। हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि आपने फर्ज करो $1000 लगाए हैं किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर और वो बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है, और आप, अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, XRP की एग्जांपल देता हूं कि अभी SEC का जो इनके साथ फड्डा चल रहा था, उस फड्डे में SEC ये थोड़ा सा केस हार चुका है, लेकिन XRP के जितने भी होल्डर्स बैठे हुए हैं, 3 3 4 4 सालों से मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो $1 लाख का XRP लेके बैठे हुए हैं। अब जब इनका केस होने वाला था, यानी कि केस का रिजल्ट आने वाला था जो अदालत में चल रहा था, एक दिन पहले अगर आप में से कोई बंदा कहता कि यार ये रिजल्ट जो है XRP के हक में आएगा, और मैं XRP लेके बैठ जाता हूं, किसी को नहीं पता कि वर्डिक्ट क्या आने वाला है, अदालत क्या बोलने वाली है। ये हाई रिस्क है। अगर आपने उस वक्त $1000 लगा लिए होते और एक दिन के अंदर आपको 25% XRP ऊपर गया था, आपको हाई रिवॉर्ड मिलता। अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं, एक दिन के अंदर आप 25% बना के निकल आते, ट्रेड करके XRP से निकल आते। तो असैसिन भी यही बता रहे हैं कि भाई मैं हाई रिस्क लेने वाला बंदा हूं और मैं हाई रिवॉर्ड लेता हूं। तो इन्होंने सिर्फ पैसे जो है वो हाई रिस्क में लगा के बनाए नहीं है, इनके इन्होंने गंवाए भी होंगे, लेकिन अगर इन्होंने बनाए ज्यादा है, दैट विल मेक मोर इम्पैक्टफुल। सो असैसिन जरा बताएं, अपने लॉसेस के बारे में भी शेयर करें कि आपको मैक्सिमम लॉस इस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में कितना हो चुका है अब तक। अच्छा, सबसे पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं होता है आई गो ऑल इन। आई डिड दैट मिस्टेक वंस और ट्वाइस, लेकिन उस पर इतना खास मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। जस्ट बिकॉज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, इसका ये मतलब नहीं होता है कि मैं पूरे पैसे एक कॉइन में डाल दूँ। फॉर मी पर्सनली दैट्स कॉल्ड डीजन ट्रेडिंग। जुआ लगाना है, यस आप टीए कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये फीजिबल नहीं है। आप 3 4 ट्रेड्स के बाद एक ट्रेड में मार खा के आप अपने सारे प्रॉफिट लॉस कर देते हैं। कमिंग टू लॉसेस बहुत हुए। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब मैं खैर फ्यूचर ट्रेडिंग भी करता था। फ्यूचर ट्रेडिंग कुछ आती नहीं थी, स्पॉट ट्रेडिंग भी नहीं आती थी, चार्ट समझ भी नहीं आते थे।
फिर क्या कहते हैं, मैं महीने का कह लें $400-500 हर दिन $400-500 की लिक्विडेशन होती थी मेरी। वही जो स्पॉट से सोलाना से कुछ क्या कहते हैं XRP भी था। सबसे ज़्यादा जो मेरा हैवीएस्ट प्रॉफिट जो था क्या कहते हैं पिछले बुल रन में, मुझे क्या कहते हैं माना, सैंड और सोलाना ने दिए थे। खैर जितने भी प्रॉफिट बने थे $30-40 हज़ार डॉलर बना था मेरा ओवरऑल, लेकिन वो सारा फ्यूचर ट्रेडिंग कर करके ज़ीरो पे चला गया। फिर मैंने थोड़े अपने और क्या कहते हैं अलग बिजनेस और इनकम से पैसे, सैलरी वगैरह से पैसे डाले, सीखा उड़ाए। लेकिन जब तक आप सीखते नहीं हो ना, मेरा यही मानना है, यू विल ऑलवेज, आप किसी और से सीखो, आप किसी से भी सीखो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके अपना भी वो होना चाहिए, सेंटिमेंट होना चाहिए, व्हाट यू फील। बिकॉज अगर आपको पता है मार्केट में ये हो सकता है और वो नहीं होता, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको समझ बूझ है मार्केट की, फाइनेंशियल ट्रेडिंग की, तो आपको पता होता है कि दिस इज नॉर्मल। लेकिन अगर आप किसी को सुन के कर रहे हैं ना, तो आप क्या कहते हैं बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं जब मार्केट एकदम सडन पंप लेती है, एकदम सडन डंप लेती है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने ये डिप देखा होगा, 70 से 49 पे आया, इट्स द फास्टेस्ट डिप आई हैव सीन, बट आई एम नॉट शॉक्ड कि बिटकॉइन यहाँ पे चला गया। वहां से ही 49 से अब 62 पे आया, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। इसमें मेरा कोई ये नहीं होगा ओह भाई ये कैसा इतनी जल्दी मार्केट चल रही है, नहीं ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉर्मल, दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। इमोशनल इंटेलिजेंस। मार्केट में अभी मार्केट में रिटेल पैसा आया ही नहीं है। ये मैंने पॉडकास्ट में भी, अपने सेशंस में भी किया हुआ है कि जब पिछले बुल रन में मेटावर्स टोकन्स बहुत अच्छे ऊपर जा रहे थे, जो माना था, वो एक्सेस तो उसने काफी की हैं, लेकिन वो 3-4 महीने कोई 40-50% की रेंज में इन बुल साइकिल पीक साइडवेज ही चला, 40% स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, और एक हफ्ते में ही उसने ऐसा 800% का पंप दिया था ना, वो वहां से उसने ऑल टाइम हाई बनाया। एक वीक में 8x किया था उसने, 800%, 9x बनता, हाँ 9x उसने किया था। एंड बस जिसने होल्डिंग की, जिसकी कन्विक्शन थी, जिसने अपना रिस्क सही मैनेज लगाया था, जिसका जिगरा था, उसने पैसा बनाया। एंड वैसे ही अगर कोई बंदा फ्यूचर ट्रेडिंग करता है, पैसे असल जो फ्यूचर्स में जो पैसे बनते हैं वो आपकी शॉर्टिंग से बनते हैं, नॉट फ्रॉम लॉन्ग्स, बिकॉज व्हेन द मार्केट डंप्स, इट डंप्स सुपर फास्ट। अब आप ये देख लें, बिटकॉइन ने 2-4 हफ्ते के लिए लगभग 1 महीना लिया होगा 53 से लेके 70,000 पे जाने के लिए, लेकिन बिल्कुल 8 दिन में 30% ड्रॉप टू 49। मार्केट जब गिरती है वो मजे से गिरती है, एंड पैसा शॉर्टर्स बनाते हैं जब आप परपेचुअल ट्रेडिंग की बात करते हैं। लेकिन बाकी जो आपकी स्पॉट पे हो गई, ये इसमें आपको जिगरा रखना पड़ेगा। एंड मजे की बात ये है ना कि स्पॉट में आप लिक्विडेट नहीं होते, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। फ्यूचर में जब आपकी लिक्विडेशन हिट होती है, आपका वॉलेट होता है वॉश आउट, एंड दैट मनी गोज राइट क्या कहते हैं टुवर्ड्स द एक्सचेंज, आपका वॉलेट जीरो पे हो जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में और स्पॉट ट्रेडिंग में तो बस ऊपर नीचे होते रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल पैनिक, बिकॉज अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की गेम खेल रहे हैं तो प्ले विद अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट एंड जिगरा बना रखो, सिंपल। एग्जैक्टली बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हैं, और अच्छा लगता है सैसन और हसन और बाकी लोगों से बात करके। हम हर बंदा जो है ना, देखें फरिश्ता नहीं है क्रिप्टो की गेम के अंदर, हर बंदे को लॉसेस से गुजरना पड़ता है। हर बंदे ने अगर क्रिप्टो में पैसा बनाना है तो एटलीस्ट एक बेयर मार्केट से तो आपको गुजरना पड़ेगा। अब जो ओजीज बन चुके हैं क्रिप्टो के अंदर, वो एक बेयर मार्केट से नहीं गुजरे, वो 2-2, 3-3 बेयर मार्केट से गुजरे, तब जाके उनको गेम की समझ आई है। आप शायद अभी नए क्रिप्टो में आए होंगे, आपकी पहली दफा बेयर मार्केट होगी और आप डर जाएंगे। अगर डर गए तो घर गए, घर से निकलना है आपने, क्रिप्टो में आगे जाना है, और क्रिप्टो में आगे जाने के लिए ये जो अप स्विंग मूवमेंट होती है, डाउन मूवमेंट होती है, इससे गुजरना पड़ेगा। अगर कोई आपको ये कहता है क्रिप्टो में सिर्फ पैसा बनता है, क्रिप्टो सिर्फ ऊपर जाती है, वो आपसे झूठ बोलता है। हर चीज ऊपर भी जाती है, वॉट एवर गोज अप हैज टू कम डाउन। तो आपने मार्केट की मूवमेंट पे नजर रखनी है, और आपने अगर हमारी पिछली पॉडकास्ट नहीं देखी, वो जाके लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत टेक्निकल बातें की हैं, बहुत टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर डिस्कशन की है, फंडामेंटल एनालिसिस शेयर किया है। आज की जो पॉडकास्ट थी हमारी थोड़ी डिफरेंट थी, इसमें हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको इथेरियम ट्रांसफर करना सिखाया है, ताकि आपको पता हो ट्रांजैक्शन कैसे काम करती हैं। और अगर आपको ये हमारा फॉर्मेट आज का पसंद आया है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा,
और इस हफ्ते इंशाल्लाह 14 अगस्त आने वाली है, तो सबको पहले से ही यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी आज़ादी जल्दी दे। और आज़ादी के ऊपर अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम डिस्कॉर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज़ लेके आएंगे, तो उसके लिए भी आप नज़र रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।